तो शुरू करते हैं आज की नई क्लास वेब ऑप्टिक्स के साथ। शुरू में ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में सबने जाना था कि ऑप्टिक्स इज बेसिक स्टडी ऑफ लाइट। ये आज के सामान्य घटनाओं का अध्ययन ही ऑप्टिक्स कहलाता है कि नहीं है। और ऑप्टिक्स को दो ब्रांच में तोड़ा गया था, एक रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में और दूसरा वेब ऑप्टिक्स में, है ना कि नहीं है। एक किरण प्रकाशिकी में और दूसरा तरंग प्रकाश में। किरण प्रकाशिकी तब पढ़ा जाता है जब लाइट का सामना छोटे ऑब्जेक्ट से हो या बड़े ऑब्जेक्ट से हो। बड़े ऑब्जेक्ट से हो, क्या लार्जर ऑब्जेक्ट से होता है कि नहीं। उसकी वेवलेंथ की तुलना में काफी सारे बड़े ऑब्जेक्ट सामने आए, जैसे मिरर आया, लेंस आया, सरफेस आया, वाटर आया, है कि नहीं है, दीवार आई, ऐसे ऑब्जेक्ट से आया। तो आपने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स। लेकिन अब अगर जैसे मान लो बताया नहीं क्या था उस समय, एग्जांपल कराया जा रहा था कि कोई एक बढ़िया ब्लैक शीट हो और उसमें इतना बड़ा गोला हो और लाइट सामने से आ रही हो, तो तुम्हें यहाँ पर क्या नजर आएगा? गोला उतना ही बड़ा नजर आएगा ना। लेकिन धीरे धीरे गोला को छोटा करते जाओ तो ये गोला धीरे धीरे छोटा होता है। गोला अगर बाद में बहुत छोटा कर दे तो तुम्हारे हिसाब से ये यहाँ भी बहुत छोटा प्रकाश होना चाहिए, पॉइंट लाइट सोर्स जैसा कुछ। लेकिन ऐसा बाद में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि आपको कदम कदम पर अलग अलग जगह पर लाइट डार्क, ब्राइट डार्क का पैटर्न मिलता है। और वो सब फिर कहाँ चला आता है? अपने आप वेब ऑप्टिक्स में, जो बताता है कि लाइट के बारे में, कि लाइट के दूसरे नेचर को शो कराने लगता है कि भाई अभी तक आपने जो मान के पढ़ा वो पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए। तो जब लाइट का वेब ऑप्टिक्स कब पढ़ा जाता है? जब लाइट का सामना किससे हो? बड़े ऑब्जेक्ट से या छोटे ऑब्जेक्ट से? जब डायमेंशन जिन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो। याद है ये सबको, है कि नहीं है? अगर जिन भी ऑब्जेक्ट से, कॉर्नर से, होल से, इक्विपमेंट से लाइट का सामना होने जा रहा है, अगर उसकी डायमेंशंस, उसकी विमाएं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना के लगभग तुलनात्मक हो, है कि नहीं, तुलनीय हो, तो हमें अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। तब हमें रे ऑप्टिक्स वाला पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को क्या अज्यूम करके पढ़ा जाएगा? लाइट को क्या मानते हैं? लाइट को हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये क्या है भाई? वेव है, कंप्लीट वेव मान के चलते हैं। अब थोड़ा बहुत पुरानी हिस्ट्री पे ध्यान एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले जो लाइट की थ्योरी आई थी, सबसे पहले लाइट की जो थ्योरी आई थी वो थी न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी, यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। कणिका सिद्धांत नाम ही बता रहा है, कैप्सूल थ्योरी जैसा। कैप्सूल होते ना इसे छोटे छोटे टुकड़े, है कि नहीं है? तो वैसे ही कर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें लाइट न्यूटन्स, सबसे पहले क्या है? न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी, है कि नहीं है? कर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से न्यूटन का कणिका सिद्धांत, प्रकाश कैसा माना उन्होंने? क्या अज्यूम करा? लाइट इज, प्रकाश को क्या माना? पार्टिकल। प्रकाश को माना कि ये कण है, और कण है तो इसके हिसाब से जो जो एक्सप्लेनेशन कर सकते थे उन्होंने किया। सबसे पहली, सब जानते भी हो, जो अभी पढ़ के आ रहे हो सबने, क्या क्या पढ़ा? रे ऑप्टिक्स पढ़ा। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ा सब लोगों ने भाई? सबसे पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी सब लोगों ने। तो रिफ्लेक्शन पढ़ा, है ना, और रिफ्रैक्शन, दोनों चीजों की व्याख्या करी। ये दोनों चीजें पढ़ लिया। और दोनों पढ़ने के बाद लेकिन समस्या आई कि कर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें लाइट को पार्टिकल यानी कण माना, कि प्रकाश कण के रूप में होता है, और इसके आधार पे उसने परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कर पाया, लेकिन फेल कहां हो गया? आगे बहुत सारी फिनोमेना रखी थी, जो कि रखी रह गई, ये चला ही नहीं उसमें एक भी कदम। और जिसमें ये फेल हुआ, वो फेल होने वाले कौन कौन से थे? तो फेल होने में सबसे पहला आपके सामने आया इंटरफेरेंस। क्या चीज? इंटरफेरेंस आया, सबसे पहला ये आया, जिसे आप व्यतिकरण कहोगे। आगे अगला टॉपिक आपका होगा व्यतिकरण। डाइफ्रैक्शन, विवर्तन के नाम से जानोगे। किसके नाम से? विवर्तन। डिफ्रैक्शन में फेल हुआ। और किस में फेल हुआ भाई? फिर फेल होने में ये पीछे नहीं रहे, फेल होते गए, और डिफ्रैक्शन के बाद इन्होंने पोलेराइजेशन, पास तो यहां दोनों हो चुके हैं, वो पोलेराइजेशन यानी प्रकाश का ध्रुवण। आगे ये सारी चीजें पढ़ना है इनको, तो वो इसमें फेल हुआ। और किसमें फेल हुआ? तो एक एमिशन है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना, तो उसमें फेल नहीं हुआ, लगभग मैच कर जाता है। आगे बताएंगे आपको। इन तीनों चीजों में फेल हुए, जो तीनों चीजें आपको पढ़ना है। तो फिर बात आई कि अलग ही चीज है कुछ। हाँ, लाइट को कर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन ने दे रखा था। दूसरी थ्योरी आती है लाइट की। लाइट को फिर बताने के लिए हाइगेंस आते हैं। कौन आते हैं? हाइगेंस आते हैं। और हाइगेंस की कौन सी थ्योरी प्रस्तुत करी गई? हाइगेंस की वेव थ्योरी प्रस्तुत करी गई। हाइगेंस की वेव थ्योरी यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये पढ़ लिया आपने, ये पढ़ लिया आपने, यही पढ़ा अभी तक। ये सब बचा रह गया, इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया।
फिर हाइगेंस ने आया और क्या बता दिया कि लाइट क्या है। हाइगेंस की वेव थ्योरी के हिसाब से प्रकाश कैसी प्रकृति में, वेव मतलब तरंग, तो प्रकाश कैसा है, वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। और वेव नेचर एग्जिस्ट करने की वजह से उन्होंने क्या क्या प्रूफ किया, तो उन्होंने जो प्रूफ किया जिसमें वो सफल हुए पहले में भी दूसरे में भी, इन दोनों को उन्होंने प्रूफ किया। रिफ्लेक्शन की उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करी, रिफ्लेक्शन दोनों की अच्छे से व्याख्या कर दी। ये बात समझ आई ना, दोनों की अच्छे से व्याख्या कर दी और इन दोनों की अच्छे से व्याख्या कर दी। इसीलिए सिलेबस में आपके ये जुड़ा हुआ है कि कैसे इससे ये प्रूफ होता है। तो आपको ये पढ़ना है, इसके बेसिस पे दोबारा वो पढ़ाया जाएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी तो पढ़ के आए हो रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे, अब आपको किसके बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पर। जब लाइट को क्या मान के चलते हैं, वेव, यानी आपको सामने फिर से ये रिपीट होगा, केवल 1-1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा सा। फिर प्रूफ में किसका किसका प्रूफ करा, पहला परावर्तन की व्याख्या करी, हाँ, अपवर्तन की व्याख्या करी, हाँ, इसकी व्याख्या करी, हाँ। तो इसमें मैं तीनों में 500 के 500 टिक कर दिया, मैंने 500 के एक्सप्लेनेशन कर दिया, 500 का मैं पास हो गया। फिर ये फंसा, फिर ये फेल हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 के बाद भी एक और चीज है जिसमें ये फंसते हैं। और ये फंसते हैं किसमें भाई, एक आता है जिसमें ये फेल होते हैं, जिसका नाम है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये क्या चीज है अभी थोड़ी देर में जानोगे, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन और एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। इसमें ये लटक गए। ये क्या है, जैसे तुम्हारा सोलर सेल है, सोलर पैलेट है ना, हाँ, उसमें भी ये फेल होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये वहां फेल होते हैं। और जब हाइगेंस वाले में फेल हुआ, क्योंकि हाइगेंस ने एक वेव थ्योरी बताया, और वेव बताया तो लाइट केवल क्या माना उन्होंने, प्योर वेव माना, जिसमें ये घटना वहां नहीं घट पाई। फिर आते हैं हमारे मैक्सवेल। एमिशन का मतलब तुम्हें बताया ना, सोलर प्लेट वाला, लाइट गिरती है तो प्लेट में से कुछ करंट चलता है, शायद ऐसा कुछ होता नहीं होता है, वही सब है एमिशन और एब्जॉर्प्शन वाला कुछ। अभी जानोगे अच्छे से जब आगे पढ़ाया जाएगा। तो तीसरा फिर आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सब लोगों ने, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन पढ़ा था, याद आया, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन। मैक्सवेल की आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अब सब जानते ही हो, सबको पता है ना इसके बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लेकर के आते हैं वो। और मैक्सवेल ने बताया, सबको पता है, वो वैद्युत चुंबकीय तरंग में मैक्सवेल की 4 इक्वेशन ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समेट के रख देती है। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, सब जगह प्रूफ, सब जगह सफल, सब जगह सफल प्रूफ। अगर बात करें इन्होंने किस में सफल हुए, सब जगह सफल, फेल इसी में हो गए, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन में। क्या करें, समस्या थी सबके पास, सबका अपना अपना दिमाग जितना चल पाया सबने लगाया, सब भाई क्या करें, है कि नहीं है। फिर इसके बाद इतना सब हो जाने के बाद अब कौन आता है, देखो न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी फेल, कहां पर, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण में फेल, ठीक। हाइगेंस की वेव थ्योरी सब में सफल, इसमें असफल। सेम ये भी वेव थ्योरी ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ बता दिया इन्होंने, और कुछ नाटक नौटंकी, कुछ नया नहीं, केवल वही चीज जो वहां है वही यहां है। बट इनकी थ्योरी और इनकी थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है। इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, बताया है कि इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट, यहां इन्होंने बताया, इन्होंने कहा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जानोगे इस चीज को, इससे इसका डिफरेंस कैसे है, क्योंकि दोनों सेम थोड़ी हो सकता है, दोनों सेम हो सकता था तो दोनों भाई भाई एक के साथ में मिला के चिपका लिखता था, हाइगेंस कॉमा मैक्सवेल, होता कि नहीं होता भाई। लेकिन मैक्सवेल ने क्या बता रखा है, सबने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसने बताया कि इसको चलने के लिए वेव की जरूरत नहीं होती है कि नहीं है। अरे भाई मैक्सवेल ने क्या बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नॉन मैकेनिकल के साथ साथ, कैसी है, नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक है वो, किसने बताया था, मैक्सवेल ने। उन्होंने बताया कि नॉन मैकेनिकल है भाई, इन्होंने बताया नॉन मैकेनिकल, लेकिन इन्होंने लाइट को क्या बता रखा है, मैकेनिकल बता रखा है। तो ये वो डिफरेंस है जो इन दोनों में, यही बता हमें याद रखना पड़ता है, जरूरत भी पड़ती है, आगे जानोगे भी जब हाइगेंस की वेव थ्योरी हेडिंग करके लिखवाई जाएगी तो आगे जानोगे। तो ये तीनों तक बात नहीं बनी। फिर बात आती है, एक और आते हैं हमारे सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट फिजिक्स के, कौन कौन बचा रह गया, आइंस्टाइन, वेरी गुड। तो अब आते हैं घुंघराले बालों वाले आइंस्टीन, है ना। तो जैसे चाचा जी जैसा कुछ दिखते हैं, उन्होंने बताया कि देखो भाई
तुम वो मानो या वो मानो या वो मानो, कुछ भी हो, अभी तक सब किस में लटक गए हो? कौन है जो सब बच्चों को डरा रहा है? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो सबको डरा रहा है। आया आइंस्टीन का मैं आता हूं सबको सॉल्यूशन देने, और उन्होंने चौथा बताया। असल में इसको बताने के लिए तो आइंस्टीन का लिख दो या प्लांक्स का लिख दो, बात एक ही रखती है ना। प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी या आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो उन्होंने बताया था, तो मैं लिखता हूं आइंस्टीन थ्योरी, सीधे लिखता हूं आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है ना, आइंस्टीन थ्योरी लिख दो, इसी में लिख दो क्या चीज, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये इसी में। क्योंकि आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेनेशन करी है ना आगे चल करके, वो उसको किसके बेसिस पर करी है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बेसिस पर करी है। इसलिए इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो क्वांटा है। क्या चीज है? क्वांटा। क्वांटा का मतलब पैकेट या छोटा छोटा बंडल, टाइनी टाइनी बंडल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का छोटा छोटा पैकेट है लाइट। ऊर्जा का क्या है? छोटा छोटा पैकेट। अब ऊपर बहुत सारा पैकेट आ रहा है एनर्जी का, किसी मेटल के ऊपर गिरा, अब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो उन्होंने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करा, अब एनर्जी ज्यादा हो गई, कूद करके बाहर आ गए, एमिशन हो गया। एब्जॉर्प्शन और एमिशन, और ये सफल हुए, पास हो गए। किसमें पास हुए? एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको बताया जाएगा, इसका नाम है फोटो, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में ये 100% सफल हो गए। और इस क्वांटा का मतलब होता है टुकड़ा, पैकेट, बंडल है कि नहीं है बेटा? अरे क्वांटाइजेशन पढ़ा है? क्वांटाइजेशन, चार्ज क्वांटाइज है Q इक्वल्स टू NE, वैसे एनर्जी क्वांटाइज है उनके हिसाब से, प्लांक के हिसाब से। आगे पढ़ाया जाएगा तो उसकी चिंता मत करिए। ओवरऑल इन सबको देखते हुए एक और आता है शेर। अब मैं उस शेर की एंट्री करा देता हूं और फिर चलते हैं पांचवा, जिसका नाम था लुईस डी ब्रॉगली। इन्होंने कहा देखो भाई, कभी तुम्हें जरूरत पड़ी कार्पास्कुलर थ्योरी की, कभी तुम्हें जरूरत पड़ी वेव थ्योरी, कभी तुमने कण माना, कभी तुमने तरंग माना कि नहीं माना? कभी पार्टिकल कभी वेव। देखो, कभी पार्टिकल फिर से पैकेट, पार्टिकल ही तो हो गया, कभी पार्टिकल फिर कभी वेव। ये बार बार करने वाला काम छोड़ दो और एक ही काम ना कर दो। लाइट हैज दुई नेचर, क्या नेचर? डबल नेचर। तो इन्होंने बताया कि लाइट जो है, ये पढ़ाया जाएगा आगे, काफी इंपॉर्टेंट है। डुअल नेचर में यही स्पेशल कॉन्सेप्ट आएगा डी ब्रॉगली का। और लाइट हैज डुअल नेचर का मतलब लाइट कैसे करती है? द्वैतीय प्रकृति। प्रकाश में कैसी प्रकृति है? द्वैतीय प्रकृति है, दोनों गुण होता है, कण भी और तरंग भी, यानी पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों का दोनों एग्जिस्ट करती है। ये होती है, व्हाट इज दिस इज डुअल नेचर एक्सेप्टेड बाय ऑल। फिर बाद में सबने ये मान लिया, अब सब यही मान रहे हैं, है ना? अब सब यही मान रहे हैं। क्लियर हुआ? ओवरऑल अब आप लोग क्या मान के चलोगे? अब प्रकाश कैसी प्रकृति है? डुअल नेचर, आगे मान के चलोगे। लेकिन इस चैप्टर में नाम है, तो गोली मारो डुअल नेचर को, क्या मान के चलोगे? लाइट को अज्यूम करेंगे केवल और केवल वेव में। अब जरा ध्यान से देखो, क्या जरूरत है नहीं पढ़ने की? न्यूटन की कार्पास्कुलर थ्योरी। क्यों? क्योंकि अभी पिछले लेसन में आपको पता नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपने वही पढ़ा, रे ऑप्टिक्स का मतलब वही पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है? हाइगेंस की वेव थ्योरी, ये पढ़ना। अब हमारा अगला टारगेट जो चल रहा है ये है। क्या हमने ऑलरेडी और पढ़ लिया है? क्या मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ लिया है ऑलरेडी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो ये भी हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ना सुकून है। और अब हमें क्या और पढ़ना पड़ेगा भविष्य में? आइंस्टीन की थ्योरी, फिर ये अगला सिलेबस होगा, फिर और ये अगला सिलेबस होगा। यानी अगला हमारा सिलेबस इंतजार कर रहा है। पहले तो तुम ये पढ़ लो, आइंस्टीन बाही आही मोड़े तैयार हैं, इका पढ़ के आओ, फिर हम दोनों पढ़ाते हैं। डी ब्रॉगली कह रहे हैं दोनों पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले किसको शुरू करते हैं? हाइगेंस की वेव थ्योरी। टॉपिक का नाम लिखिएगा, हाइगेंस की वेव थ्योरी, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इरेजर, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब इसको जानते हैं, है ना? बहुत अच्छा टॉपिक शुरू हुआ, है ना? और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आज निपटा ही देते हैं। इंट्रोडक्शन ही है, फालतू की पकड़ है, सुन ले।
चलो तो शुरू करते हैं हाइगेंस की वेव थ्योरी। HWT होमवर्क आ गया। हाइगेंस वेव थ्योरी अब सबको पता है ना। हाइगेंस ने लाइट को क्या माना? वेव। अब इसको सुनते जाओ जैसे जैसे, पूरी कहानी है, कहानी याद होनी चाहिए सबको। हाइगेंस ने लाइट को क्या माना? वेव माना। लेकिन वेव माना भी तो जानते हो कौन सी वेव माना? तरंग माना तो, लेकिन उन्होंने तरंग माना तो यांत्रिक तरंग माना। कैसी तरंग? यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल माना। अब मैकेनिकल माना तो सब लोग दौड़े दौड़े आए इनके पास और पूछने लगे, काहो ये बताओ जब तुमने ये कह दिया कि ये मैकेनिकल वेव है, तो इसका मतलब इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? सबने ये कहा, सबने कहा बताओ, अब बताओ कैसे चल रही है लाइट। ठीक, तो इस मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। यानी मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? पहले बताइए। रिक्वायरमेंट, इनसे सवाल जवाब होने लगा कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और फिर बाकी जो साइंटिस्ट वगैरह थे इनको घेरे चारों तरफ, मैं दूर से देख रहा और चारों तरफ सारे साइंटिस्ट अकेले हाइगेंस को घेरे और वो डायग्राम कौन सा बना रहे हैं? वाला डायग्राम देखो। डायग्राम ये है कि दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज एटमॉस्फेयर। ये क्या है उसके चारों ओर का? एटमॉस्फेयर। दिस इज सन, ये है सूर्य। और लाइट यहां से यहां तक आ रही है, उसके बाद एटमॉस्फेयर में अंदर करके यहां चल रही है। यहां तो एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, धूल के कण है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। मीडियम यहां है, मीडियम यहां है। यहां मीडियम, नो मीडियम। तभी तो इसको आप लोग वैक्यूम या फिर निर्वात कहते हो, फ्री स्पेस के नाम से जानते हो। तो यहां कोई मीडियम, बताइए मीडियम है कि नहीं है? उनसे सब लोग यही बोले। तो अब हाइगेंस ने तो ये बोल दिया था, कहते नहीं कमेंटमेंट कर दिया तो मैं वापस नहीं लौटता। अब हाइगेंस के साथ यही हुआ। उसने कहा भाई मैकेनिकल है और मीडियम की रिक्वायरमेंट भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई जहां कुछ नहीं है ना, वहां एक इमेजिनरी मीडियम है वहां क्या करा दिया उन्होंने? एक इमेजिनरी मीडियम, एक काल्पनिक माध्यम बता दिया। जहां कुछ नहीं है, यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जहां कुछ नहीं है वहां इमेजिनरी मीडियम है, जिसका नाम उन्होंने रखा ईथर। क्या नाम रखा उन्होंने? ईथर। ROR- वाला ईथर नहीं है ये। अब इस ईथर के बारे में भी सुनो, ये कैसा ईथर है। उन्होंने बताया कि ये जो पूरे, अब देखो सबसे पहली बात तो क्या बताया? एक काल्पनिक माध्यम ईथर की परिकल्पना करी, हाइपोथेसिस है, केवल एज्यूम करा कि एक ईथर प्रेजेंट है पूरे, यहां से पूरा उधर क्या प्रेजेंट है? ईथर। ईथर पूरे यूनिवर्स में ईथर फैला है, ये भी बताया। देखो दिमाग कैसा बता रहा है। पट्टी पढ़ाने को तो कोई इनसे सीखे, हाइगेंस से क्या क्या बता रहे हैं। और बाकी सब जो घेरे खड़े हैं वो सुन रहे हैं। हाँ ठीक, अच्छा कह रहे हो। हाँ आगे। अब मैं बाहर से देख रहा, मैंने कुछ नहीं बोला बताओ तो पहले, बाद में बताते हैं। इमेजिनरी मीडियम, अच्छा ठीक है। ईथर, अब इस ईथर के बारे में उन्होंने कहा अगर ये मैटर है और ये प्रेजेंट है तो लाइट उससे टकराएगा, लाइट उससे टकराएगा तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ लौट नहीं जाएगा। सवाल फिर ये आया, फिर उन्होंने कहा रुको और बताता हूं इस ईथर के बारे में। पहले तो अभी नहीं, और देखिए इतना उन्होंने कहा ये जो ईथर है ये मासलेस है। लो, जो उनसे सवाल जवाब किया गया उसको आंसर दे दिया। ये ईथर कैसा है? मासलेस है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। देखो होशियारी। और मासलेस के साथ साथ एक बात और बताई कि ये मासलेस ही नहीं है, ये खूब इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब, एक तो पहले बताया मासलेस, इसका कोई द्रव्यमान नहीं है, और दूसरा ये प्रत्यास्थ बहुत है। यानी अगर ये रास्ते में छाया भी हुआ है ना, प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? खींचो तो बड़ा हो जाए, फैल जाए, और छोड़ो तो वापस वहीं पहुंच जाए। तो जब लाइट उसके अंदर से जाती है ना तो दूर हो जा रहा है और अपने में से लाइट को बार बार जाने दे रहा है। ये बात उन्होंने बताई और इस हिसाब से ईथर से होते हुए लाइट हम तक पहुंच रही है, ये हाइगेंस ने बताया। और सब बड़े खुश हुए और चले गए अपने अपने घर। फिर आते हैं, है ना, ये हाइगेंस की वेव थ्योरी जब फेलियर में बताऊंगा तो एकदम एंड में, क्योंकि इनकी वेव थ्योरी का फेलियर भी बताया जाएगा ना आगे। सबसे पहले तुम्हें पता चल गया ना क्या झूठ था सबसे बड़ा? ये इमेजिनरी मीडियम की हाइपोथेसिस जो उन्होंने अज्यूम करा। क्या हाइगेंस की वेव थ्योरी की सबसे पहले कमी पता लग गई? सबसे पहली कमी क्या पता लगी? काल्पनिक माध्यम ईथर। उससे भी पहले उन्होंने क्या माना है?
मैकेनिकल। तो हाइगेंस की देखो वेव थ्योरी पढ़ा भी और उसके समय आज ही दोनों कमियां भी जान गए कि हाइगेंस किस लिए गलत हो सकते थे आगे। और हाइगेंस के गलत होने के सबसे पहला चांस है कि मैकेनिकल वेव है और दूसरा उन्होंने इमेजिनरी मीडियम की हाइपोथेसिस परिकल्पना करी थी, है कि नहीं है? तो हाइगेंस की वेव थ्योरी कंप्लीट होती है और पूरी वेव थ्योरी पता चल गई ना। दोनों कमियां यही याद रखिएगा। कमियां इनकी क्या है कि जो आगे भविष्य में याद रखूंगा और गिनाऊंगा इसकी बुराई, मौका मिले पर ही गिनाया जाएगा, अभी नहीं गिनाना। अभी तो चुपचाप पढ़ लो, हाँ बहुत अच्छा बोला तुमने ये बताया, अभी ये करके पढ़ लो और कमियां गिनती रहो। जब मौका मिलेगा तो सब इकट्ठे बड़बड़ा देना, तूने ये गलती करी, तूने ये गलती करी, और सब जितना आगे पढ़ाऊंगा कई जगह कमियां बताया जाएगा। सबसे पहली कमी क्या बता दो, अभी ही याद रख लेना कि इन्होंने क्या बताया कि कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव है। दूसरा जो इन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर जो बताया, ओमनी प्रेजेंट है, ईथर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, वो गलत है, ईथर जैसा कुछ नहीं है। अगला टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनिएगा ध्यान से। वेव सबको पढ़ लिया ना, सबने वेव पढ़ लिया। अब वेव में जो आती है एक नई चीज जिसका नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है? वेव फ्रंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में लिखा जाता है तरंगाग्र। काफी जरूरी चीज है ये, आगे यही पढ़ा जाएगा। हाँ इसको जानते हैं, रुक जाओ। वेव फ्रंट, अच्छा सबको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे या वेव पढ़ रहे थे तो उसके कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य वगैरह सब पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? याद होगा सबको, है कि नहीं है? वैसे ही एक नई चीज था फेज, याद होगा सबको। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ पढ़ते थे नहीं? करंट में कैपेसिटर में करंट आगे होती थी और इंडक्टर में प्रेरकत्व में क्या V आगे होता था, याद होगा, है कि नहीं? तो VL ऊपर होता था, VC नीचे होता था। इस हिसाब से एक नई चीज आपको पढ़नी है, वेव फ्रंट। क्या चीज है? वेव फ्रंट, जिसे हम लोग कहते हैं तरंगाग्र। क्या नाम है? हिंदी में नाम रखोगे अगर लिखना भी चाहो तो तरंगाग्र, वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। और ये क्या चीज है, थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी थोड़ा सा क्रिटिकल है, मान सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भाई अगर ध्यान से सुन तो हो जाएगा। मान लो ये कोई पॉइंट है जहां से वेव चल रही है, ये कोई पॉइंट है जहां से वेव चल रही है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करा गया। वेव सबको पता है ना, एनर्जी ले जाने वाला, डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ना, है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो अगर यहां पर वेव क्रिएट करी जाए, अगर वेव क्रिएट करी जाए तो वो वेव ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, चलेगी ना, ऐसे ऐसे वेव चलेंगी, वो सारी की सारी वेव्स ऐसे चलेंगी। अब अगर किसी टाइम पर मैं कोई एक ऐसा सरफेस लूं इसके अंदर, ये जो जहां से किसी एक पॉइंट से सारी वेव चल रही है चारों तरफ, किसी टाइम पर मैं एक ऐसा इसके अंदर सरफेस खींचूं जिस सरफेस पर बैठने वाले सारे पार्टिकल, जिस सरफेस पर बैठने वाले सारे पार्टिकल एक ही फेज में हो, सेम फेज में हो। समझे बात? मतलब अगर आपने वेव में, वेव चल रही है आगे, मीडियम में हमने क्या करा, माध्यम में, मीडियम में ऐसा सरफेस खींचा, ऐसा सरफेस, ऐसा पृष्ठ बनाया हमने, ठीक है, ऐसा सरफेस ड्रॉ किया जिस पर जितने भी कण है ना, जितने भी पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल, जिस पर आने वाले सारे पार्टिकल, आने वाले सभी कण अलग अलग फेज में हो कि सेम फेज में हो, सेम फेज में हो। यही चीज याद रखना है, सेम फेज में हो। सेम फेज में होने का मतलब समान कला में हो। समान कला का होने का मतलब जिस टाइम पर ये एकदम ऊपर जा रहा होगा, सेम टाइम पर ये भी एकदम ऊपर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा हो, उसी टाइम पर ये वाला भी, उसी टाइम पर ये वाला भी। अगर मैं कोई ऐसा करूं, ऐसे बनाऊं, ऐसे, और मैं ये पूछूं क्या ये वेव फ्रंट है, क्या ये वाला सरफेस वेव फ्रंट के नाम से जाना जाएगा? बताइए, क्या इसे वेव फ्रंट कहेंगे? नहीं, क्योंकि ध्यान से देखो, इस पर जो पार्टिकल है वो ऊपर है जिस टाइम पर, उस टाइम पर पार्टिकल यहां पर नीचे है, तो इसे वेव फ्रंट नहीं कहा जाएगा। वेव फ्रंट उसे का, तो ये मेरा वेव फ्रंट हो सकता है, क्योंकि ध्यान से देखो सब थोड़े थोड़े क्या है, ऊपर है, तो वेव फ्रंट वो वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट किसे कहते हैं? मीडियम में वेव आगे बढ़ रही है, तरंग आगे चल रही है, तरंग के संचरण में माध्यम में एक ऐसा सरफेस खींचा, एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिस पृष्ठ पर, जिस पर आने वाले सभी कण कंपन की समान कला में हो, सब समान फेज में, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, इसको कहा जाएगा, ये जो आपने ड्रॉ करा इसका नाम क्या होगा? वेव फ्रंट। इसे तरंगाग्र के नाम से जाना जाता है। बस समझे ना? किसी क्षण
माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचो जिस पर आने वाले सभी कण क्या हो, जिस पर आने वाले सभी कण क्या हो, एक ही फेज में हो। समझ में आई बात मेरी? जैसे मान लो कई सारी वेव निकल रही हो और उस वेव में आप एक ले जाकर के कुछ ऐसा प्लेन लगा दो, कोई ऐसा सरफेस रख दो, तो उस सरफेस को ऑब्जर्व करो तो कई सारी वेव गुजर रही हो, मान लो 100 वेव गुजर रही है, ऐसे 100 वेव गुजर रही है और आपने ऐसे सरफेस ड्रॉ कर रहा है, 100 वेव ऐसे से जा रही है, तो जिस टाइम पर ये वाली वेव अपनी पीक वैल्यू पर पाई है, ऐसे दूसरी, ऐसे तीसरी जा रही हो, ऐसे चौथी जा रही हो, ऐसे पांचवी जा रही हो, ऐसे छठवीं जा रही हो, तो ये जो सरफेस है ना, ये वाला, इस प्लेन में आने वाले सभी के सभी पार्टिकल एक ही टाइम पर अपने पीक वैल्यू को पा रहे हैं, एक ही टाइम पर नीचे जाएंगे। ऑसिलेशन की सेम फेज में होने की वजह से इस सरफेस का नाम क्या रखा जाता है? वेव फ्रंट रखा जाता है, तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र की डेफिनेशन समझ में आई क्या है? वेव फ्रंट तुम्हें अभी समझना है, डेफिनेशन भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। समझ में आई वेव फ्रंट क्या चीज है? कुछ कुछ क्या है, जितने भी पार्टिकल उस पे होंगे अलग अलग फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे, उसे वेव फ्रंट कहा जाता है। बस ये ध्यान रखने वाली चीज है। क्लियर हुआ सबको? अब ये थोड़ा बहुत तुम्हें गॉसियन सरफेस जैसा मिलता जुलता नजर आएगा, याद करो। अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल की फेज डिफरेंस की बात करोगे तो क्या आएगा? जीरो या तो कांस्टेंट, कांस्टेंट ही तो होगा। समविभव पृष्ठ याद है सबको? समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस याद होगा सबको? इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, यहां भी 220 वोल्ट, यहां भी 220 वोल्ट, डिफरेंस कितना आएगा? जीरो आएगा, नहीं आएगा? इस चीज को कहा जाता है वेव फ्रंट। आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।